नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। नमस्ते दोस्त। आज की कहानी आप बस सुनेंगे नहीं, आप इसे महसूस करेंगे, क्योंकि यह कहानी है दो ठगों की। लेकिन ठहरिए, यह वो ठग नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इनकी कहानी शुरू होती है चोरी से, पर खत्म होती है एक ऐसी सच्चाई पर जो दिल को हिला देती है। और यकीन मानिए, जिस मोड़ से इनकी जिंदगी पलटी है, वह मोड़ शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा। जब इंसान गलती करता है, लेकिन उसका दिल अब भी अच्छाई की एक आखिरी चिंगारी बचाए रखता है। यह कहानी रात की तरह है, पहले काली, फिर डरावनी, और फिर अचानक एक छोटी सी रोशनी से भर उठने वाली। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक पल ऐसा आएगा जब आप खुद से पूछेंगे, क्या इंसान सच में बदल सकता है? और शायद इस कहानी के अंत तक आपका जवाब बदल चुका होगा। तो अब अपनी सांसें थोड़ा धीमा करिए, रोशनी को थोड़ा मंद कर दीजिए और कानों को बस एक काम दीजिए, सुनना। क्योंकि आज रात हम छाया में छिपे उन दो चेहरों की सच्चाई खोलने वाले हैं, जो ठग बनकर दुनिया में आए, लेकिन इंसान बनकर दुनिया से पहचान पाए। और एक छोटी सी बात दोस्त, अगर ऐसी गहरी रोमांचक कहानियां आपके दिल में कुछ जगा देती हैं, तो इस चैनल को अपना साथी बनाइए, क्योंकि यहां हर रात एक नई कहानी, एक नई सांस और एक नया एहसास आपका इंतजार करता है। चलिए, अब हम दहलीज पार करते हैं उस अंधेरे की, जहां कहानी शुरू होती है और इंसानियत की एक किरण धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है। एक बार बार की स्याही में डूबी वह बस्ती हमेशा की तरह चुप थी, लेकिन उस चुप्पी के भीतर एक हल्की सी सरसराहट चल रही थी, मानो कोई छुपकर अपनी सांसों को भी दबा रहा हो। इसी वीरान रात में दो परछाइयां बस्ती के आखिरी सिरे पर बने पुराने कुएं के पास खड़ी थी। ये थे राघव और बलराम, पूरे इलाके में दो ठग के नाम से मशहूर, लेकिन दोनों की जिंदगी में ठगी से कहीं ज्यादा जख्म थे। राघव की आंखों में गुस्सा उतना ही गहरा था जितना उसका दर्द, और बलराम के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो सिर्फ वह इंसान पहन सकता है जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को धोखा खाते देखा हो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, क्योंकि दोनों को पता था कि यह दुनिया ईमानदारों की नहीं, चालाकों की है। पर सबसे बड़ी बात यह कि दोनों सिर्फ ठग नहीं थे, दोनों की ठगी के पीछे एक बेजोड़ दिमाग, अद्भुत प्लानिंग और दिल के किसी कोने में दबी इंसानियत थी जो समय और हालात ने उन्हें दिखाने नहीं दी। उस रात उनका एक नया खेल शुरू होने वाला था। सामने फैलती काली सड़क पर दूर दूर तक रोशनी नहीं थी, बस हवा की आवाज और दूर कहीं से आती कुत्तों की भौंक गूंज रही थी। बलराम ने अपनी जेब से पुरानी पॉकेट लाइट निकालकर राघव के चेहरे पर फेंकी और बोला, अरे ओ मास्टरमाइंड, आखिर कर क्या रहे हो? इतने बड़े प्लान के पहले तुम ऐसे शांत क्यों हो? राघव ने बिना उसकी तरफ देखे नीचे जमीन पर बने निशान को उंगलियों से छुआ और धीमी आवाज में बोला, क्योंकि पहली गलती आखिरी हो सकती है और आज हमें गलती की गुंजाइश नहीं है। बलराम हंस पड़ा, तू जितना सोचता है ना, उतना सोचकर तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, तेरी ये सोच ही हमें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। पर राघव ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में कुछ और था, कोई पुरानी याद या कोई अनकहा डर। उनका टारगेट था धनराज चौधरी, शहर का बड़ा व्यापारी जो अपने आप को दानवीर समझता था, लेकिन उसकी दौलत की परतों के नीचे छुपा था शोषण, लालच और धोखा। वही चौधरी जिसने कभी राघव के पिता की जमीन छीन ली थी और बलराम की बहन को कर्ज के नाम पर बंधक बना लिया था। राघव और बलराम ठग बने, शौक से नहीं, मजबूरी से। और आज का प्लान सिर्फ ठगी नहीं था, ये उनके पुराने जख्मों का हिसाब था। दोनों बस्ती के सिरों से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन दोनों को रास्ता साफ दिख रहा था, क्योंकि ये रास्ता उन्होंने पहले ही 100 बार अपने दिमाग में घूम लिया था। चलते हुए बलराम ने पूछा, तो आज बस उसी को चूना लगाना है या कुछ और भी गेम है? राघव ने धीमे स्वर में कहा, आज सिर्फ खेल नहीं, आज कहानी लिखनी है, और हर कहानी में एक मोड़ होता है, वो मोड़ हम बनाएंगे। हवा की ठंडक के बीच इन शब्दों में एक अजीब गर्माहट थी, बदले की।
दोनों जंगल के बीच पहुंचकर एक पुराने टूटे मंदिर के पास रुके। वहीं उन्होंने अपने प्लान का अंतिम हिस्सा तैयार किया था। एक नकली तिजोरी, कुछ असली दस्तावेजों की कॉपी और एक नकली पहचान, सब कुछ तैयार था। बलराम हमेशा की तरह हल्के अंदाज में बोला, मुझे तो लगता है एक दिन तू इतना बड़ा प्लान बनाएगा कि खुद भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे। राघव ने सिर्फ मुस्कुरा दिया, वह मुस्कान जो उसके चेहरे पर बहुत कम दिखाई देती थी। मंदिर की दीवारों के पीछे धीमे धीमे फुसफुसाहट चल रही थी। दो काली परछाइयां, दो ठग, दो कहानियां और एक बड़ा खेल। दूर शहर की रोशनियां हल्की सी चमक रही थीं, जैसे उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। राघव ने मंदिर के टूटे शिखर की तरफ देखते हुए कहा, यहीं से शुरुआत करेंगे और आज जो होगा उसकी गूंज पूरे शहर में जाएगी। और फिर दोनों एक साथ शहर की तरफ बढ़ पड़े। धीरे पर कदमों में उतनी मजबूती थी कि उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था, आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी बदलेगा बल्कि शायद पूरे शहर की कहानी भी। शहर की तरफ उतरती हुई रात अब और भी घनी हो चुकी थी और हवा में कुछ ऐसा था जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा था। शहर की सीमा पर पहुंचकर राघव और बलराम ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे दोनों बिना बोले ही जान चुके हों कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। उनके सामने फैला हुआ शहर सोया हुआ था, लेकिन उसकी रगों में दौड़ती धड़कनों को ये दोनों ठग सबसे बेहतर समझते थे, क्योंकि ये शहर कमाई का नहीं, चालबाजी का था। और आज वे उसी शहर के सबसे बड़े खिलाड़ी को मात देने जा रहे थे। धनराज चौधरी का घर शहर के बीचों बीच एक किले की तरह खड़ा था, ऊंची दीवारों वाला, और अंदर सुरक्षा इतनी सख्त कि चिड़िया भी बिना पूछे नहीं घुस सकती। लेकिन इन दोनों के लिए कोई भी सुरक्षा दीवार सिर्फ एक चुनौती थी, डर नहीं। बलराम ने दूर से हवेली को देखा और धीमे से फुसफुसाया, कितना मजा आता है ना जब किसी को उसकी ही जमीन पर उसके ही खेल में हराना हो। राघव ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, आज मजा नहीं, हिसाब देना है, और यह हिसाब इतना छोटा नहीं होगा जितना उसने सोचा है। फिर से दोनों शहर की संकरी गलियों से निकलते हुए चौधरी की हवेली के पीछे वाले हिस्से तक पहुंचे, जहां पुराना सर्विस गेट था जो अक्सर बंद नहीं किया जाता था, क्योंकि वहां से सिर्फ चौधरी के कामगार ही आते जाते थे। पर आज रात इस गेट से दो कामगार नहीं, दो ठग अंदर कदम रखने वाले थे। बलराम ने जेब से नकली आईडी निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, तेरा ये काम हमेशा कमाल करता है, कोई भी इसे देखे लगेगा हम सच में उसके आदमी हैं। राघव ने बिना मुस्कुराए कहा कि क्योंकि सच और झूठ में फर्क सिर्फ इतना है, कौन ज्यादा विश्वास से बोला जाए। गेट के अंदर घुसते ही हवेली की शान और उसका साम्राज्य सामने प्रकट हो गया। सफेद संगमरमर की सीढ़ियां, रोशनी से जगमगाते गलियारे और एक अजीब सी खामोशी जिसमें शक्ति भी थी और डर भी। लेकिन इन दोनों की चाल बिल्कुल स्थिर थी, जैसे वे इस जगह को पहले से जानते हो। वे अंदर बढ़ ही रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज आई, कौन हो तुम लोग, यहां इस वक्त क्या कर रहे हो? दोनों एक सेकंड के लिए रुके, लेकिन डर एक पल के लिए भी उनके चेहरे पर नहीं आया। बलराम वही मुस्कुराहट लिए पलटा और अपनी नकली आईडी आगे कर दी। साहब ने बुलाया है, तिजोरी के पेपर निकलवाने हैं, जरूरी काम है। गार्ड ने आईडी को टॉर्च की रोशनी में देखा, फिर धीरे धीरे सिर हिलाकर उन्हें अंदर जाने दिया। गार्ड जैसे ही पीछे मुड़ा, बलराम ने राघव की तरफ आंख दबाते हुए कहा, देखा, आधा खेल तो चेहरे से ही जीत लिया जाता है। लेकिन राघव की नजरें कहीं और थीं। वह हवेली के अंदर उस तिजोरी तक जाने वाले रास्ते की हर कट, हर मोड़, हर आवाज को याद में बिठा रहा था। अंदर का हॉल इतना विशाल था कि मानो एक पूरा बाजार समा जाए। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, बड़े बड़े झूमर और बीच में काले संगमरमर की टेबल। लेकिन इन दोनों की नजरें सिर्फ एक जगह पर थी, वह कमरा जहां चौधरी अपनी सबसे कीमती चीजें रखता था। पर आज तिजोरी तक सीधा जाना सुरक्षित नहीं था। आज उन्हें एक अलग चाल चलनी थी, पहली चाल। इस चाल का नाम था शक पैदा करना। और शक तभी पैदा होता है जब सामने वाले को भ्रम हो जाए कि उसके आसपास कुछ गड़बड़ है।
इसलिए दोनों ने सबसे पहले वो किया जो कोई ठग नहीं करता। उन्होंने तिजोरी के असली कमरे को छुआ भी नहीं। वे उसके बगल के कमरे में घुसे जहां पुराने अकाउंट रजिस्टर रखे थे। आवाज बिल्कुल धीमी पर काम बेहद तेज। राघव ने नकली दस्तावेज वहां खिसका दिए जो बाद में चौधरी को शक में डालने वाले थे। वही दस्तावेज जो आज नहीं तो कल चौधरी के साम्राज्य की जड़ें हिला देंगे। काम खत्म करके दोनों वापस गलियारे में आए, लेकिन तभी अचानक ऊपर की मंजिल से तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। कोई नीचे आ रहा था, तेज और भारी कदम। राघव और बलराम साइड में बने एक टूटी दीवार के पीछे छुप गए। हर कदम दिल की धड़कन की तरह गूंज रहा था। और फिर सीढ़ियों पर एक परछाई दिखाई दी, धनराज चौधरी की। वही व्यक्ति जिसकी वजह से दोनों के जीवन की दिशा बदल गई थी। चौधरी नीचे आते हुए फोन पर बोल रहा था, कल बैंक में मीटिंग है, सारे पेपर तैयार रखना, और हाँ, किसी बाहरी को घर में घुसने मत देना, हालात अच्छे नहीं हैं। उसके ये शब्द सुनकर बलराम के मुंह से धीमी सी हंसी फिसल पड़ी। अरे चौधरी साहब, हालात तो आज और बिगड़ने वाले हैं। लेकिन राघव की आंखें चौधरी पर नहीं, उसके हाथ में पकड़े फाइल पर थी। वही फाइल जिसमें शायद कुछ ऐसा था जिसकी दोनों को जरूरत पड़ सकती थी। राघव की सांस धीमी हो गई। यह खेल अब और बड़ा होने वाला था। और इसी तरह पहली चाल पूरी हुई। खेल शुरू हो चुका था और दो ठग अब सिर्फ ठग नहीं रहे, वे इस रात के राजा बन चुके थे। अबे धनराज चौधरी के नीचे उतरते कदमों की गूंज अब हवेली के हर कोने में फैलती जा रही थी। राघव और बलराम टूटे हुए पत्थर के पीछे छुपे हुए जैसे सांस लेना भी भूल गए। लेकिन उनके अंदर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे किसी तूफान के ठीक पहले हवा का रुख बदलने लगता है। चौधरी सीधे पास वाले ऑफिस रूम में गया और अंदर जाते ही उसने फाइल को टेबल पर फेंक दिया। ये लोग किस तरह काम करते हैं, एक भी पेपर सही नहीं मिलता, सब बदलना पड़ेगा। वह खुद से बड़बड़ाता हुआ चाय की मशीन चालू कर रहा था। बलराम ने राघव की कोहनी में हल्का सा झटका दिया और फुसफुसाया, भाई फाइल यहीं है, अगर वो 2 मिनट रुका तो हम भी 2 मिनट रुके, पर उसके बाद ये फाइल हमारी। लेकिन राघव आंखें सिकोड़कर चौधरी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस फाइल में ऐसा क्या है जिसने चौधरी को इतनी बेचैनी दी हुई है। शायद ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं, शायद ये बहुत गहरा मामला था। चौधरी अभी कप में चाय डाल ही रहा था कि बाहर के मेन गेट से तेज आवाज आई। गार्ड किसी से उलझ रहा था। चौधरी चौंका और फौरन बाहर निकल गया। ये वक्त था। दीवार के पीछे छुपे राघव और बलराम ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द बोले दोनों ऑफिस रूम में तेजी से घुस गए। कमरा खाली, पर सेकंडों का खेल। राघव ने टेबल पर रखी फाइल को पलटा। अंदर जमीन के कागज, बैंक के गुप्त लेन देन और एक लाल रंग की फाइल जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गोपनीय सील्ड डील। राघव की आंखों में पहली बार एक चमक उभरी। उसने वह लाल फाइल उठाई और एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना अपने जैकेट के अंदर खिसका ली। बलराम इतनी तेजी से पूरे कमरे में नजरें दौड़ा रहा था जैसे हर चीज उसकी नजर में स्कैन हो रही हो। उसने तिजोरी की चाबी का डुप्लीकेट देखा जो शायद चौधरी जल्दबाजी में निकालकर यहां फेंक कर गया था। देख भाई, वह फुसफुसाया, भगवान भी आज खुलकर हमारा साथ दे रहे हैं। राघव ने बस सिर हिलाया। यह वक्त बहस का नहीं, निकल जाने का था। दोनों कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक चौधरी की भारी आवाज दोबारा गलियारे में गूंजी। तुम्हें बोल बोल कर थक गया हूं कि घर में कोई भी अंदर ना आने पाए। उसकी आवाज गुस्से की गर्मी से उबल रही थी। दोनों की धड़कनें अचानक तेज हो गई। बाहर कदमों की आहट उनकी तरफ बढ़ रही थी। छुपने की कोई जगह नहीं थी, भागने का रास्ता बहुत दूर। लेकिन ठगों की सबसे बड़ी ताकत चालाकी होती है, भागना नहीं। राघव तेजी से कमरे में एक पुराना पर्दा उठाकर पीछे की दीवार की तरफ गया। दीवार के ठीक बीच एक टूटा हुआ वेंटिलेशन स्लॉट था, बहुत छोटा, लेकिन इतना कि एक आदमी झुककर निकल सकता था। राघव फुसफुसाया, यहीं से। बलराम ने बिना सवाल किए खुद को उस छेद में फिसलाया और अंधेरे में गायब हो गया। बाहर चौधरी के कदम करीब आ रहे थे। राघव ने भी फटाफट वेंटिलेशन में खुद को धकेला और जैसे ही उसका पैर अंदर गया, दरवाजे का हैंडल हिला। चौधरी अंदर घुसने ही वाला था। कमरा सीलन भरी अंधेरी दीवारों से दबा हुआ था। बाहर चौधरी गुस्से में कमरे की लाइट ऑन करके चिल्ला रहा था, कौन आया था यहाँ?
इसने मेरी फाइल छुई। उसकी आवाज जैसे किसी घायल जानवर की चीख वेंटिलेशन के हर कोने में गूंज रही थी। राघव और बलराम उस तंग सुरंग जैसे रास्ते में घुटनों के बल आगे बढ़ते रहे। सांस टकराकर वापस आती थी, लेकिन फाइल की गर्मी उनके दिल को और तेज धड़काती जा रही थी। कई मोड़ों के बाद वेंट बाहर खुले मैदान की ओर निकला। बलराम पहले बाहर निकला और जोर से हवा में सांस भरी। यार, ये तो मौत के मुंह से निकलना हो गया। राघव भी बाहर आया, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं, लाल फाइल पर। उन्होंने जैसे ही उस फाइल को खोला, बलराम के चेहरे से हंसी गायब हो गई। फाइल में सिर्फ जमीन या पैसे का खेल नहीं था, उसमें था एक ऐसा प्लान जो पूरे शहर को बर्बाद कर सकता था। सरकार से जुड़ा एक गोपनीय सौदा, जिसमें चौधरी अपने फायदे के लिए पूरे इलाके की जमीन और लोगों को बेदखल करने वाला था। यह सिर्फ ठगी नहीं, ये इंसानों के भविष्य से खेल था। अब खेल बदल चुका था। अब दो ठग सिर्फ ठग नहीं थे, वे एक ऐसे राज के मालिक बन चुके थे जिसे उजागर करने पर चौधरी की दुनिया ही नहीं, पूरा शहर हिल सकता था। जंगल की ठंडी हवा में खड़े दोनों की सांसें तेज थीं और उनके दिमाग में सिर्फ एक बात, अब यह सिर्फ बदले का खेल नहीं, एक युद्ध है। रात अब गहरी हो चुकी थी, लेकिन हवा में फैली बेचैनी बता रही थी कि यह रात किसी साधारण अंत की ओर नहीं बढ़ रही। राघव और बलराम जंगल की तरफ तेजी से भाग रहे थे, मगर यह भागना डर का नहीं था। यह भागना उस आग का था जो सच्चाई जान लेने के बाद उनके अंदर खुद जल उठी थी। उनके हाथ में पकड़ी लाल फाइल अब किसी हथियार से कम नहीं थी। शहर को उजाड़ने वाला राज सिर्फ कागज पर नहीं था, वो हर उस दिल में आग लगा सकता था जो इस शहर को अपना घर समझता है। बलराम हाफते हुए बोला, भाई, अगर यह सब सच है तो चौधरी सिर्फ ठग नहीं, राक्षस है, और उसे पता भी नहीं कि उसकी सबसे बड़ी चूक हम है। लेकिन राघव की आंखें और भी गहरी हो गई थी। वो जमीन देखते हुए धीमे, लगभग फुसफुसाते स्वर में बोला, और वो चूक जान जाते ही सबसे पहले हमें मिटाने आएगा। उसी वक्त जंगल के पीछे वाली सड़क पर जीप के टायरों की तेज आवाज गूंजी, जैसे रात को चीरती हुई आ रही हो। दोनों ने मुड़कर देखा। 4 हेडलाइट एक साथ चमक रही थी। चौधरी समझ चुका था कि कोई अंदर आया है, और वो वो जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। बलराम के चेहरे पर पहली बार हल्की घबराहट आई। यार, ये लोग इतनी जल्दी पीछे कैसे पड़ गए? राघव ने बिना एक पल गंवाए कहा, क्योंकि चौधरी को अपनी दौलत से ज्यादा डर अपनी गलतियों के खुलने का है, और डर सबसे तेज दौड़ता है। दोनों पैरों के बीच से दौड़ते हुए निकलने लगे, लेकिन सामने ऊंची झाड़ियां और कीचड़ था। जीपें अब सिर्फ 50 कदम दूर थी। जंगल में लगी फ्लैशलाइटें अंधेरे को चीर रही थी, किसी को भी भटकने का मौका दिए बिना। राघव अचानक रुका और बलराम का हाथ पकड़कर उसे एक पुरानी खाई की तरफ खींचने लगा। ये रास्ता? बलराम ने कहा। ये तो मौत की गली है। राघव ने उसी कड़क आवाज में जवाब दिया, और सीधा भागना पकड़ने का। हमें वह रास्ता चुनना है जिसकी उन्हें उम्मीद न हो। दोनों खाई में बने तंग रास्ते से नीचे उतरने लगे, जहां पैर फिसलने पर सीधे गहरी खाई में गिरने का खतरा था। जीपें ऊपर रुक गईं और गार्ड्स नीचे देखने लगे। नीचे गए हैं, पकड़ो उन्हें, आवाज ने हवा को चीर दिया। फायरिंग की पहली गूंज रात को और भी डरावना बना रही थी। गोलियों की चमक खाई की चट्टानों पर टूटकर बिखर रही थी, लेकिन दोनों ठग जैसे मौत के साथ होड़ लगाते हुए नीचे उतरते जा रहे थे। नीचे पहुंचकर उनके सामने एक और रास्ता खुला, पुरानी नदी की सूखी पट्टी, जहां पाले की वजह से जमीन सख्त हो गई थी। दोनों तेजी से भागे, लेकिन तभी राघव अचानक रुक गया। एक आदमी उनके सामने खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरे पर नकाब और हाथ में बंदूक। मौत उनके सामने खड़ी थी। बलराम रुकते ही बोला, अबे ये कौन है? वह आदमी बेआवाज बिल्कुल स्थिर खड़ा था, फिर बेहद धीमी आवाज में बोला, फाइल दे दो और बच जाओ। उसके शब्द इतने सपाट थे कि यह साफ था, यह सामान्य आदमी नहीं, चौधरी का सबसे खतरनाक आदमी, रणवीर, जिसे लोग परछाई कहते थे, क्योंकि वह दिखता कम और मारता ज्यादा था। राघव ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, फाइल हम नहीं देंगे। रणवीर ने बंदूक उठाई। 1 सेकंड में मौत तय हो सकती थी, पर उस 1 सेकंड में बलराम की चालाकी जाग उठी।
उसने अचानक अपना जूता उठाकर रणवीर की ओर फेंका। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक ठग की चाल इतनी बेहूदी भी हो सकती है, लेकिन रणवीर एक सेकंड के लिए चौंक गया। यही वह सेकंड था जो दोनों की जान बचाने वाला था। राघव ने तुरंत बलराम को खींचा और दोनों नदी की पट्टी के बाएं किनारे की ओर दौड़ पड़े। रणवीर ने गोली चलाई। गोली बालों के पास से गुजरती हुई चट्टान में धंस गई। लेकिन ठगों की चाल हमेशा सीधी नहीं होती। वे भागते हुए दो दिशाओं में बंट गए। रणवीर एक को पीछा करे वो दूसरा बच जाए। रणवीर राघव के पीछे गया क्योंकि राघव ज्यादा शांत और खतरनाक लग रहा था। बलराम पीछे मुड़कर चिल्लाया, राघव उधर मत जा, वह मौत का रास्ता है। लेकिन राघव ने सुनना छोड़ दिया था। वह एक ऐसे रास्ते पर दौड़ रहा था जिसे सिर्फ वह जानता था, क्योंकि ये वही रास्ता था जहां बचपन में उसने अपने पिता के साथ लकड़ियां जुटाई थी। उस समय ये सुरक्षित लगा था, लेकिन समय बदल चुका था और अब वहां जमीन नहीं थी, सिर्फ टूटे पत्थरों का ढेर था। पीछे रणवीर की आवाज गूंजी, भाग ले जितना भाग सकता है, पर लंबा नहीं। राघव एक बड़े पत्थर पर चढ़ा ही था कि उसके नीचे की मिट्टी ढह गई। उसका पैर फिसला, जमीन टूट गई और राघव नीचे गहरी खाई की ओर गिर गया। बलराम ने दौड़ते दौड़ते देखा, पर वह सिर्फ उसका साया देख पाया जो अंधेरे में गायब हो गया। उस चीख ने रात को चीर दिया, राघव, और भाग ले। जंगल अचानक मौन हो गया। रणवीर चट्टान के ऊपर खड़ा नीचे देख रहा था, फिर ठंडी आवाज में बोला, एक खत्म। फिर सच अभी खत्म नहीं था। बलराम की आंखों में आग जल चुकी थी और लाल फाइल अभी भी उसके पास थी। अब कहानी सिर्फ दो ठगों की नहीं रही, अब यह एक ठग और एक परछाई के बीच शुरू हुआ युद्ध था। रात के सन्नाटे में जंगल की ठंडी हवा उस हादसे की गूंज ढो रही थी जहां राघव का शरीर अंधेरी खाई में गिरता हुआ गायब हो गया था। बलराम की आंखों में जो दर्द था वह किसी साधारण ठग का दर्द नहीं था। वह उस इंसान का दर्द था जिसने दुनिया से लड़ना सीखा था, पर अपने भाई को खोने की कल्पना भी नहीं की थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा ठोस हो चुका था। उसका चेहरा गुस्से और बदले के मिश्रण से जल रहा था। रात काली थी, पर बलराम की सोच उससे भी ज्यादा अंधेरी। लाल फाइल उसके सीने से चिपकी थी, जैसे वह अब उसका सबसे बड़ा हथियार हो, और उसी हथियार की वजह से उसका भाई उससे छीन लिया गया। नदी की सूखी पट्टी पर हवा सनसनाती हुई बह रही थी और बलराम को ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसे देख रहा हो, पूछ रहा हो, अब क्या करेगा। बलराम की सांसें तेज हो चुकी थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, पर उसे दौड़ना ही था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे उम्मीद हो कि राघव अंधेरे से निकलकर वापस आ जाएगा। लेकिन सच किसी के आने का इंतजार नहीं करता, और बलराम अब सच के सामने खड़ा था, अकेला। उसने खुद से कहा, राघव, तू मरा नहीं, तू नहीं मर सकता, क्योंकि मुझे तुझसे वादा निभाना है। और वो रात को चीरते हुए एक ही दिशा में भागने लगा, शहर की ओर। पीछे रणवीर के लोग जंगल में फैले हुए थे। हर तरफ फ्लैशलाइटें चमक रही थी, जैसे मौत अपनी आंखें खोलकर शिकार ढूंढ रही हो। बलराम के पैरों में अब दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें गुस्से की तपिश से जल रही थी और उसका दिमाग सिर्फ एक बात से भरा था, राघव के गुम होने का बदला। लेकिन दौड़ते दौड़ते जैसे उसे कुछ महसूस हुआ, कोई उसका पीछा कर रहा था। पत्तों की सरसराहट उसकी सांसों से भी तेज सुनाई दे रही थी। वो अचानक रुक गया। सामने काले कपड़ों में दो साए खड़े थे। फाइल दे दे, उनमें से एक बोल पड़ा, और तेरी मौत आसान हो जाएगी। बलराम के होठों पर एक धीमी सी मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ वह इंसान दे सकता है जिसने अभी अभी अपने भाई को खोया है और अब बस बदला देखता है। उसने फाइल को और कसकर पकड़ लिया और बोला, आसान मौत? अरे भाई, ठगों की दुनिया में मौत भी ठगी जाती है। और अगले ही पल वह जंगल की दूसरी दिशा में छलांग लगाकर दौड़ पड़ा। दोनों साए उसके पीछे थे। अंधेरे में भागते हुए उसके पैर कांपे, लेकिन उसका इरादा नहीं। वह एक सूखे पेड़ की जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा, लेकिन जैसे गिरना उसकी योजना का हिस्सा हो, उसने गिरते ही मिट्टी उठाकर पीछे फेंकी। पीछा करते दोनों आदमी कुछ पल के लिए अंधे धुएं में खो गए।
वह उठा और तेजी से एक पुरानी टूटी दीवार की तरफ भागने लगा जो कभी गांव का बॉर्डर थी। वह दीवार बांधने लगा, पर तभी उसके सामने एक और व्यक्ति खड़ा मिला। उसका चेहरा नकाब में था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी, ठंडी, निर्दयी और शिकारी। बलराम एक पल के लिए थम गया। तू रणवीर नहीं है, बलराम ने धीरे कहा। उस आदमी की आवाज आई, नहीं, रणवीर का आदेश पूरा करने आया हूं, फाइल दो। बलराम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फाइल? ये फाइल तेरी औकात से बड़ी है। और बिना कोई संकेत दिए अचानक उसने दीवार से टकराकर वापस उस आदमी पर झपट्टा मारा। वे दोनों जमीन पर गिर पड़े और संघर्ष शुरू हो गया। उस आदमी की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने बलराम का गला पकड़ लिया और चिल्लाया, खत्म कर दूंगा। बलराम को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत से अपनी कोहनी उसकी नाक के नीचे दे मारी। एक तेज चीख निकली। आदमी ने गला छोड़ दिया। बलराम तेजी से उठा और दीवार फांदकर दूसरी तरफ कूद गया। उसकी टांगों में दर्द था, खून निकल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसके सामने खेतों का खुला मैदान था और उसे उसी दिशा में जाना था जहां उम्मीद की एक आखिरी रोशनी थी। पीछे से गार्ड्स चिल्ला रहे थे, पकड़ो, भागने न पाए। लेकिन आवाजों का शोर उसके दौड़ते कदमों से पीछे छूटता जा रहा था। अचानक कुछ दूरी पर उसे एक पुराना जर्जर मंदिर दिखाई दिया। वही मंदिर जहां उसने और राघव ने पहली बार ठगी का बड़ा प्लान बनाया था। जैसे ये जगह उसके लिए किसी इशारे की तरह थी। वह मंदिर के अंदर दौड़ते हुए घुसा, जहां टूटी मूर्तियों और धूल भरे फर्श के बीच उसने खुद को छुपा लिया। बाहर गार्ड्स की आवाजें आ रही थी, यहीं कहीं होगा, ढूंढो। पर मंदिर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे दीवारें उसे अपने भीतर छुपा रही हो। बलराम भारी सांस लेते हुए दीवार से टिक गया और लाल फाइल को खोलने लगा। उसमें लिखे शब्द जैसे आग की तरह चमक रहे थे। हर पन्ना एक ऐसा सच था जिसे अगर दुनिया के सामने रख दिया जाए तो चौधरी का पूरा साम्राज्य ढह सकता था। उसमें सिर्फ जमीन हड़पने के दस्तावेज नहीं थे, उसमें सरकार के अफसरों की मिली भगत, खुफिया सौदे और उन बस्तियों की लिस्ट थी जिन्हें मिटाने की तैयारी थी। बलराम की आंखें फैल गईं। उसने विस्पर किया, राघव यार, तू गया नहीं है। तुझे इस लड़ाई में वापस आना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सोच से बहुत बड़ी है। लेकिन तभी मंदिर के बाहर एक धीमी मगर बहुत साफ आवाज आई, फाइल वहीं रख दे बलराम, वरना ये मंदिर तेरा आखिरी ठिकाना होगा। युद्ध अब शुरू नहीं होगा, युद्ध अभी शुरू हो चुका है। हवेली के टूटे हुए दरवाजे के उस पार अब अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। एक ऐसी शांति जो तूफान के ठीक पहले उतरती है। राघव और कबीर दोनों अंदर कदम रखते ही रुक गए। दीवारों पर जालों की परत थी, लेकिन फर्श पर ऐसे ताजे पैरों के निशान थे जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। हवा में धूप और चंदन की हल्की सी गंधा थी जो किसी भी छोटी हुई हवेली में कभी नहीं मिल सकती। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह छोड़ दी गई नहीं है, कोई इसे आज भी संभालता है। राघव ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस अपनी टॉर्च की रोशनी फर्श पर घुमाता रहा। रोशनी कुछ फीट आगे जाते ही एक धातु की चमक पर ठिठक गई, एक पुरानी लोहे की चाबी। राघव ने उसे उठाया और पल भर के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों को बिना कहे समझ आ गया कि यह चाबी साधारण नहीं है। वे और आगे बढ़े और लंबा गलियारा उन्हें एक विशाल कमरे तक ले गया। कमरे के बीचों बीच एक भारी पत्थर की टेबल थी, जिसके चारों ओर लकड़ी की टूटी कुर्सियां बिखरी पड़ी थी, लेकिन टेबल पर धूल नहीं थी, जैसे किसी ने हाल ही में यहां बैठकर कुछ किया हो। राघव ने टेबल पर पड़े एक पीले कागज को उठाया। उस पर पुराने जमाने की लिखावट में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, हम लौटेंगे। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये 2 ठग, उसने फुसफुसा कर कहा। राघव ने धीरे धीरे सिर हिलाया, हाँ, और शायद वे हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अचानक पीछे के दरवाजे की कुंडी हिली। दोनों एक साथ मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस हवा थी, या शायद कोई छाया जो इतनी तेजी से हटी कि उनका दिमाग उसे पकड़ नहीं पाया।
कमरे से बाहर निकलते हुए उन्हें बाई दीवार में एक छोटा सा दरवाजा दिखा, लगभग छुपा हुआ। कबीर ने चाबी निकाली और दरवाजे में लगाकर घुमाया। क्लिक की आवाज गूंजते ही दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर की हवा ठंडी थी और लंबे तहखाने जैसी लगती थी। दोनों नीचे उतरने लगे। नीचे अंधेरा घना था, पर जैसे जैसे वे चलते गए दीवारों पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिख रखा था। तारीखें, शहरों के नाम और हर नाम के सामने एक वृत्त। ऐसा लगता था जैसे कोई अपने किए हुए कामों की सूची बना रहा हो। तहखाने का आखिरी कमरा सबसे अजीब था। उसके बीच में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था जिस पर एक ताला लटका हुआ था। राघव ने बक्से को अपने पैरों से छुआ। बक्सा हल्का था, जैसे अंदर कुछ हो ही ना, मगर ताले पर वही निशान उकेरा था जो उन्होंने पहले सड़क किनारे वाली चिट्ठी में देखा था। कबीर ने पूछा, अगर अंदर कुछ नहीं है तो ताला क्यों? राघव ने कहा, हो सकता है इसका असली राज ताले में ही हो। दोनों ने मिलकर ताला तोड़ा। जैसे ही बक्सा खुला, दोनों की सांसें रुक गईं। अंदर एक काला नक्शा था, किसी शहर का नहीं, पूरे जिले का। हर स्थान पर लाल बिंदु बने थे और बीच में एक बड़ा गोल चिन्ह, ठीक उसी जगह पर जहां वे इस समय खड़े थे। नक्शे के नीचे एक और कागज था जिस पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए तो समझ लो खेल अभी शुरू हुआ है। राघव का चेहरा सख्त हो गया। वे हमें देख रहे हैं और शायद कब से देख रहे हैं। तभी तहखाने में ऊपर की ओर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजी। कोई भारी शरीर वाला आदमी शायद सीढ़ियां उतर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना समय गंवाए दूसरी ओर बने पुराने निकास दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। दरवाजा बहुत मुश्किल से खुला, लेकिन खुल गया। वे बाहर निकले तो खुद को हवेली के पीछे घने जंगल में पाया, लेकिन पीछे से आने वाली आवाजें यह साफ बता रही थीं कि जिस आदमी के कदमों की धमक सुनी थी वह कोई साधारण आदमी नहीं था। कोई उनका पीछा कर रहा था। दोनों पेड़ों की आड़ में छुपते हुए दौड़ते रहे, पर जंगल जैसे अंतहीन था। अचानक वे एक चट्टान पर पहुंचे जहां पानी बहुत नीचे गिर रहा था, अर्थात आगे रास्ता खत्म। उनके पीछे कदमों की आवाज नजदीक आ चुकी थी। राघव ने फुसफुसाकर कहा, अगर पकड़े गए तो यह खेल यही खत्म हो जाएगा। कबीर ने पूछा, तो? राघव ने कबीर का हाथ पकड़ा और कहा, कभी कभी बचने के लिए गिरना जरूरी होता है। और बिना दूसरी बार सोचे दोनों चट्टान से नीचे की ओर छलांग लगा दी। पानी की तेज गूंज ने उनके गिरने की आवाज को पूरी तरह निगल लिया। ऊपर खड़ा वह रहस्यमय आदमी चट्टान के किनारे पहुंचा। उसने नीचे झांका, फिर धीमे से मुस्कुराया। भागते रहो, खेल तो अब असली मजेदार होगा, उसने बुदबुदाया। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला, ठीक वही सिक्का जो उस पुराने नक्शे पर बने चिन्ह जैसा दिखता था, और उसे पानी में फेंक दिया। सिक्का हवा में घूमता हुआ नीचे गिरा, जहां राघव और कबीर बेहोश पत्थरों के बीच पड़े थे, भीगे हुए, घायल लेकिन अभी जिंदा। खेल खत्म नहीं हुआ था, खेल तो बस अब शुरू होने वाला था। पानी की तेज लहरों ने राघव और कबीर को काफी दूर बहा दिया था। पहाड़ों के बीच गिरता हुआ झरना उन्हें एक पतली पर गहरी नदी में ले आया था। दोनों लगभग बेहोश पड़े थे। पत्थरों से टकराए हुए शरीर दर्द से कराह रहे थे। कुछ देर बाद कबीर की आंखें धीरे धीरे खुली। ऊपर आसमान धुंधला था, सूरज बादलों में छुपा हुआ। उसने हिलने की कोशिश की, मगर जैसे शरीर जवाब दे रहा हो। राघव, उसने टूटी हुई आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। डर उसकी नसों में दौड़ गया। वह घिसटते हुए राघव के पास पहुंचा और उसे हिलाया। राघव ने हल्की सी कराह निकाली और आंखें खोली। हम जिंदा है? उसने धीमे से पूछा। कबीर ने थकी हुई मुस्कान दी। शायद उसी आदमी ने गलत सोचा था कि हम मर गए होंगे। राघव ने आसमान की तरफ देखा। नहीं, उसने गलत नहीं सोचा। उसने हमें खुद मरने के लिए छोड़ा है। इसका मतलब है उसे यकीन है कि हम लौटेंगे। कबीर ने हक्का होकर पूछा, और उसे इससे क्या फर्क? राघव ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह चाहता है कि हम इस खेल को पूरा करें उसके बनाए तरीके से। दोनों ने किसी तरह खुद को खड़ा किया।
आसपास जंगल इतना घना था कि रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंच रही थी। भूख, ठंड और दर्द ने शरीर को कमजोर कर रखा था, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी था क्योंकि कोई कहीं शायद उन्हें देख रहा था। कुछ दूरी पर उन्हें धुआं उठता दिखा। ये खतरे का संकेत भी हो सकता था और मदद का भी, मगर उनके पास चुनने का विकल्प नहीं था। दोनों लंगड़ाते हुए उस तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें मनुष्य के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। कबीर ने राघव के कंधे को पकड़ा। अगर ये उसी आदमी के लोग हुए तो? राघव ने कहा, अगर ये उसके लोग हैं तो हम वैसे भी कहां सुरक्षित हैं। दोनों सावधानी से झाड़ियों के पीछे छुप कर देखने लगे। आगे एक छोटा सा डेरा था और 2-3 ग्रामीण आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत सुनकर उन्होंने समझा कि ये आम लोग हैं, किसी पास के गांव के। राघव और कबीर आगे बढ़े और जैसे ही ग्रामीणों ने उन्हें देखा, एक बुजुर्ग आदमी चीख पड़ा, अरे ये लोग तो मरने वाले लगते हैं। ग्रामीणों ने उन्हें सहारा देकर बैठाया, पानी दिया और सूखे कपड़े लाकर पहनाए। कुछ देर बाद जब दोनों थोड़ा संभल गए, बुजुर्ग ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? इस खतरनाक जंगल में कैसे पहुंचे? राघव और कबीर एक पल को चुप रहे। वे सच बताते तो शक होता, झूठ बोलते तो गलती होती। राघव ने सिर्फ इतना कहा, हम रास्ता भटक गए थे। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, यह जंगल भटकाता ही ऐसा है। कई लोग आए और लौटकर नहीं गए। कहते हैं यहां पुरानी हवेली में कुछ। उसके बोलने से पहले ही राघव और कबीर की नजरें मिल गई। बुजुर्ग आगे बोला, कुछ लोगों की आत्माएं भटकती हैं। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, आत्माएं नहीं बाबा, ये इंसानों का खेल है। रात होने पर ग्रामीणों ने उन्हें अपने तंबू में जगह दी, पर राघव सो नहीं पाया। उसका दिमाग उसी आदमी की आवाज पर अटका रहा। खेल अब शुरू होगा। वह उठकर बाहर आया। जंगल का सन्नाटा गहरा था, हवा में एक अजीब सिहरन। तभी उसे लगा कोई उसकी ओर देख रहा है। वह तेजी से घूमकर देखता है। दूर एक पेड़ पर उसे किसी का साया दिखता है, किसी लंबे कद वाले आदमी का। राघव ने पलक झपकी और साया गायब। वह वापस तंबू में लौटा और कबीर को जगाया। कोई है यहाँ, यही जंगल में? कबीर ने पूछा, वही आदमी? राघव ने धीमे ठंडे स्वर में कहा, हाँ, और वह चाहता है कि हम उसके पास पहुंचे। सवाल यह है कि क्यों? सुबह होते ही वे गांव की दिशा में चलने लगे। ग्रामीणों ने उन्हें रास्ता बताया, लेकिन बुजुर्ग ने जाते जाते एक अजीब बात कही, अगर जंगल तुम्हें वापस हवेली की तरफ ले जाए तो समझ लेना कि वह जगह तुम्हें बुला रही है। यह सुनकर कबीर ने गर्दन झटक दी, हमारी जिंदगी में ड्रामा कम है क्या? लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता बदलता गया। वे बार बार उसी मोड़ पर लौट आते, चाहे जितना दूर चले। कबीर ने गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है? हम सीधे चल रहे हैं। राघव की आंखों में गहराई उतर आई, क्योंकि कोई हमें घूम घूम कर वहीं ले जा रहा है और वह चाहता है कि हम फिर हवेली पहुंचे। कबीर चीखा, लेकिन क्यों? हम कोई खजाने की तलाश में नहीं आए थे। राघव ने उसकी तरफ देखा, नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हम कुछ ढूंढें, और शायद वो चीज वही है जिसके लिए 2 ठगों ने जिंदगी दांव पर लगा दी थी। एक तेज हवा का झोंका आया, पेड़ हिलने लगे। कुछ पत्ते उनके पैरों पर गिरकर ऐसे फैले जैसे किसी ने रास्ता दिखाया हो। राघव ने नीचे झुककर पत्तों को देखा। वे एक दिशा बना रहे थे। कबीर ने घबराकर पूछा, ये क्या है? राघव ने गहरी आवाज में कहा, इशारा। दोनों उस दिशा में बढ़े और आधे घंटे की यात्रा के बाद सामने वही पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी, उजड़ी, लेकिन अब परिचित। कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम वापस यहीं कैसे आ गए? राघव ने हवेली की टूटी खिड़कियों को देखा। उनके पीछे अब कोई खड़ा था, शायद वही आदमी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि खेल का अगला राउंड यही शुरू होगा। दोनों ने एक लंबी सांस ली और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर आगे बढ़ गए, जहां अंधेरा उन्हें अंदर निगलने के लिए तैयार था। एक बेनते है सा, एक दिया है, एक हिया नहीं है। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के पीछे एक और एहसास था, किसी अनदेखी निगाह का। हवेली का दरवाजा इस बार खुला हुआ था, जैसे किसी ने पहले से ही उनकी वापसी की भविष्यवाणी कर ली हो।
राघव ने बिना कुछ बोले कदम आगे बढ़ाए। यह दरवाजा हमारे लिए ही खुला है, बाकी किसी के लिए नहीं। कबीर डर और गुस्से के बीच झूलते हुए बोला, किस तरह का खेल खेल रहा है वो आदमी? राघव ने गंभीर स्वर में कहा, जिस खेल में हम दोनों मोहरे हैं और वो हमें अपनी जगह ले जाने वाला है। जैसे ही दोनों अंदर गए, हवेली एकदम शांत थी, लेकिन यह वही खामोशी थी जिसमें कुछ छुपा होता है। दीवारों पर पुराने चित्र धुंधले थे, फर्श पर दरारें थीं और बीच बीच में सूखी मिट्टी के ढेर थे। लेकिन एक चीज बिल्कुल नई थी, आधी जली हुई मोमबत्ती कमरे के बीचों बीच। अभी भी धुएं की पतली सी लकीर ऊपर उठ रही थी। किसी ने इसे अभी अभी बुझाया था। कबीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसका मतलब वो आदमी यहीं था अभी कुछ मिनट पहले तक। राघव ने मोमबत्ती उठाकर सूंघी। मिनट नहीं, सेकंड। कबीर ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। ये हमें चूहे की तरह घुमा रहा है। राघव ने उसकी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, चूहे वो होते हैं जो समझ ना पाए। हम समझ रहे हैं, बस उसे पकड़ने के लिए थोड़ा और करीब जाना होगा। हवेली के भीतर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर कई पुराने कमरे थे। पहले सभी दरवाजे बंद थे, पर अब कुछ आधे खुले थे, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। पहला कमरा पूरी तरह खाली था, दूसरा कमरा भी खाली, लेकिन तीसरे कमरे में एक पुराना तिजोरी का ढांचा रखा था और उसके ऊपर एक कागज। राघव ने कागज उठाया। उस पर हाथ से लिखी हुई एक लाइन थी, तुम जितना करीब आते हो, सच उतना तेज दौड़कर तुमसे दूर जाता है। कबीर के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। अब ये दार्शनिक बन रहा है। राघव कागज को देखता रहा, मानो उन शब्दों के पीछे छिपा कुछ पढ़ रहा हो। नहीं, ये हमें भ्रमित करना चाहता है, लेकिन इस बार गलत करेंगे तो फंसेंगे हम ही। अचानक गलियारे के अंतिम सिरे से तेज आवाज आई, जैसे किसी भारी वस्तु को फर्श पर घसीटा गया हो। दोनों चौंक कर उधर दौड़े, पर वहां पहुंचने पर केवल धूल थी और फर्श पर एक ताजा निशान, गहरी खरोंच। तब बनती जब कोई भारी तिजोरी, मेज या बॉक्स जोर से घसीटा जाए। लेकिन वहां कोई वस्तु नहीं थी, सिर्फ वह खरोंच जो आगे, फिर एक मोड़ लेती हुई तहखाने की दिशा में जाती थी। कबीर ने कहा, मतलब वह हमें तहखाने में ले जाना चाहता है। राघव ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद वही इस खेल का असली चेहरा है। तहखाने की सीढ़ियां नम थी और नीचे अंधेरा लटक रहा था। लेकिन इस बार जब वे नीचे उतरे, उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक लाल बल्ब जल रहा था, जो पहले नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी और उसके ऊपर पड़ा था एक टेप रिकॉर्डर। कबीर के चेहरे पर हैरानी उभरी। ये कब आया यहाँ? राघव ने टेप चलाया। जैसे ही बटन दबाया, उसी रहस्यमय आदमी की आवाज कमरे में गूंज उठी। अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो बधाई, तुम दोनों वही हो जिसका मुझे इंतजार था। टेप की आवाज ठंडी थी और हर शब्द ऐसा था जैसे सीधा नसों में उतरता हो। दो ठगों की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उनकी असली विरासत अभी तक किसी ने खोजी नहीं, और वही विरासत तुम्हें भी चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो तुम आज रात इस हवेली से बाहर जिंदा नहीं निकलोगे। कबीर ने तुरंत टेप रोक दिया। ठगों की विरासत? इसका मतलब यह आदमी उनके बारे में हमसे ज्यादा जानता है। राघव ने मेज पर पड़े कागजों को देखा। कई नक्शे, कुछ पुराने नोट्स, कुछ कोड और एक तस्वीर। तस्वीर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में दो लोग थे, ठग, जिनकी कहानी सुनकर वे इस खेल में फंसे थे। लेकिन तस्वीर के पीछे खड़ा तीसरा आदमी, वही साया, वही कदगाठी, वही शक्ल, बस चेहरा थोड़ा धुंधला। कबीर ने फुसफुसाया, क्या ये वही है, वही आदमी? क्या ये तीसरा ठग है? राघव ने कहा, या शायद कोई ऐसा जो उन दोनों से भी बड़ा खिलाड़ी था। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, धीमी पर स्पष्ट। सही सोचा तुमने, खेल तो उन दो ठगों का था, लेकिन असली खिलाड़ी मैं था। दोनों मुड़े। तहखाने के दरवाजे पर वही रहस्यमय आदमी खड़ा था। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों मेरी कहानी का हिस्सा बनो। और तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा, भारी आवाज के साथ, जैसे उनके पीछे दुनिया का आखिरी रास्ता बंद हो रहा हो। तहखाने का दरवाजा जैसे ही भारी धमाके के साथ बंद हुआ,
पूरा कमरा हल्का सा हिल गया। राघव और कबीर दोनों उस नकाबपोश आदमी को घूरते रहे। उसकी चाल में ऐसी शांति थी जैसे किसी को डराने की जरूरत ही न हो, क्योंकि वह जानता था कि डर पहले से ही हवा में तैर रहा है। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों ने बहुत दूर तक पीछा किया, जितनी तुम में हिम्मत थी उससे ज्यादा। कबीर ने गुस्से में कहा, हमने पीछा नहीं किया, तू हमें खींच कर लाया है इस खेल में। आदमी हंसा, ऐसी हंसी जो इंसानी कम और शिकार को देखकर जानवर ज्यादा करता है। मैंने नहीं, कहानी तुम्हें खुद खींच कर लाई है, और कहानी लिखी थी उन दो ठगों ने जिनके नाम आज भी इस जिले में फुसफुसाहट की तरह घूमते हैं। राघव उसकी आंखों में घूरता रहा। हम क्यों? हम कौन है आखिर? आदमी कदम कदम बढ़ते हुए मेज तक पहुंचा। उसने बक्से से एक काला पुराना डायरी जैसा कुछ निकाला और कहा, क्योंकि तुम दोनों उन ठगों के खून से जुड़े हो। यह सुनकर कबीर के पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या बकवास है, हम उन लोगों को जानते तक नहीं। आदमी शांत स्वर में बोला, जानते नहीं, लेकिन तुम्हारी रगों में उनका खून है। तुम दोनों उन्हीं की पीढ़ी हो, उनके वारिस। राघव के मन में कई यादें उभरने लगी। उसका दादा, जिसने हमेशा अतीत के बारे में बोलने से बचा था, वह पुरानी तिजोरी, वह साया। क्या यह आदमी सच बोल रहा था? वह डायरी राघव की ओर फेंकते हुए बोला, खुद पढ़ लो ताकि मेरे शब्दों पर शक न रहे। राघव ने कांपते हुए हाथों से डायरी खोली। शुरुआती पन्नों में दो नाम थे, धर्मवीर और सुल्तान। दो ठग, उनकी पूरी कहानी और उनके काम। लेकिन एक पन्ना ऐसा था जिसने उसकी सांस रोक दी। उस पर लिखा था, हमारे बाद जो दो खून इस मिशन को आगे ले जाएंगे वे हमारे असली वारिस होंगे। कबीर ने झपटकर डायरी ली और उसके हाथों में पन्ने कांपते रहे। ये क्या है? हमारा नाम यहां क्यों है? ये कैसे? आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें पता हो या ना हो, तुम्हारे दादा और उनके दादा धर्मवीर और सुल्तान के ही लोग थे। ये खेल तुम्हारी नसों में बहुत पहले लिखा गया था। कबीर गुस्से में चीखा, अगर तू सच बोल रहा है तो तू कौन है आखिर? आदमी धीरे धीरे पास आया। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। मैं वह हूं जिसे उन्होंने धोखा दिया और जिसे उनके बाद सब कुछ समेटना पड़ा। मैं तीसरा ठग। यह सुनकर दोनों पीछे हट गए। यह वही शक था जिसका डर उन्हें पहले ही था, पर अब यह सच था। कबीर कांपते स्वर में बोला, तो तू हमसे क्या चाहता है? आदमी की आवाज तेज हो गई। उनकी विरासत पूरी करना। उन्होंने जो शुरू किया था वह एक मिशन था, एक खजाने, एक राज और एक सच्चाई का। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, खजाना लेकर गायब हो गए, और तुम दोनों उनके खून होने के नाते उस खजाने की चाबी हो। राघव ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, और अगर हम इनकार कर दें? आदमी ने मास्क हटाया। उसका चेहरा घायल, कटों से भरा और आंखों में जंगली आग। तो तुम दोनों भी उसी अंधेरे में गायब हो जाओगे जहां वो दोनों गायब हुए थे। उसने दीवार के एक बटन को दबाया और तहखाने का पूरा फर्श हिलने लगा। कुछ सेकंड में नीचे की जमीन दो हिस्सों में बट गई और एक बड़ा मेटल का ढांचा ऊपर उठा। एक स्टील का कक्ष जिस पर कोड लिखा था। आदमी ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, यह है असली विरासत। इसे खोलने के लिए केवल दो लोगों की जरूरत है, दो खून, दो वारिस। तुम दोनों। एक पारी। कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर ये जाल हुआ तो? आदमी मुस्कुराया, ये जाल नहीं, किस्मत है, और किस्मत से कोई भाग नहीं सकता। राघव ने धीमे से कहा, अगर ये विरासत है तो इसमें ऐसा क्या है? आदमी की आंखों में चमक उभरी। सत्य, वो सत्य जिसने इस पूरे जिले को दशकों से झूठ पर चलाया है, और वही सत्य किसी भी खजाने से बड़ा है। अचानक तहखाने की बत्तियां टिमटिमाने लगी। हवा भारी हो गई। आदमी ने चिल्लाया, समय खत्म हो रहा है, ओट डालो वरना पूरा तहखाना बंद हो जाएगा। राघव और कबीर उस स्टील बॉक्स के सामने खड़े थे जिसमें 5 कोड स्लॉट थे, और हर स्लॉट के ऊपर लिखा था, केवल खून पहचानता है। कबीर ने डरते हुए पूछा, अगर गलत कोड डाल दिया तो? राघव ने धीमे से कहा, तो शायद हम कहानी के आखिरी पन्ने बन जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने कोड डालने के लिए हाथ बढ़ाया, तहखाने के ऊपर से अचानक किसी के दौड़ने की आवाज गूंजी। आदमी की आंखें फैल गई। कौन है ऊपर? यहां कोई नहीं होना चाहिए। तहखाने के दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी, लंबी, ठंडी और पूरी तरह अपरिचित।
और उसी पल हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं। अपनी सबसे गहरी चुप्पी में थी, पर उस चुप्पी के भीतर जैसे तूफान जाग रहा था। शिवपुर में लोग सो तो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में दो ही नाम गूंज रहे थे, माया और सूर्यकांत। दो ठग या दो योद्धा। गांव के चौक में लगी पुरानी पीपल की छाया जैसे उस रात बेचैन थी, मानो उसे भी आने वाला भविष्य महसूस हो रहा हो। उसी समय कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। माया और सूर्यकांत लौट रहे थे, पर पहली बार उनके कदम भारी थे। जीत उनके हाथ में थी, दुश्मन पकड़े जा चुके थे, लेकिन जो सबसे कठिन लड़ाई बाकी थी वह खुद गांव के लोगों के दिलों से थी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, अचानक मशालों की रोशनी भड़क उठी। दर्जनों लोग उनका रास्ता रोककर खड़े थे, जिनमें वह माँ भी थी जिसके जेवर उन्होंने पहली बार झपटे थे। वह बूढ़ा किसान भी था जिसके खेत से चोरी हुई थी। वह दुकानदार भी था जो अक्सर कहा करता था, ठग एक बार सुधर भी जाए तो दुनिया उसे सुधरने नहीं देती। माया और सूर्यकांत रुक गए। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं। माया ने सिर्फ इतना कहा, हमने आप सबका भरोसा तोड़ा, यह सच है, लेकिन आज अगर शिवपुर सुरक्षित है तो हमारी वजह से भी है। लोग चुप थे, पर उनकी आंखों में गुस्से से ज्यादा सवाल थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ कदमों की खड़खड़ाहट गूंजी। शिवपुर का सबसे सम्मानित वृद्ध दयानंद बाबा आगे आए। उनकी आंखें गहरी थीं, पर उनमें एक अजीब गर्माहट थी। उन्होंने कहा, जिसने गलती की है वह अगर गलत राह पर ही चलता रहे तो वह अपराधी है, लेकिन जिसने गलती की और फिर वही गलती अपने दिल को चीरते हुए ठीक करने की ठान ली, वह अपराधी नहीं, वह इंसान है। पूरा गांव शांत हो गया। माया की आंखें भर आईं, सूर्यकांत के कंधे ढीले पड़ गए। इतने में दूर से पुलिस जीप की आवाज आई। गांव वाले सहम गए। यह सब उन्हीं ठगों के कारण हुआ था जिनसे माया और सूर्यकांत लड़ रहे थे। एसपी आरोही उतरी और लगभग दौड़ते हुए माया और सूर्यकांत के पास आई। तुम दोनों की वजह से हमने देश भर में सक्रिय गिरोह को पकड़ लिया है, लेकिन तुम दोनों के खिलाफ भी हमारे पास पुराने केस हैं। यह मैं नहीं भूल सकती। यह सुनकर भीड़ सरसराई। अब असली फैसला होने वाला था। कुछ महिलाएं बोली, इन्हें छोड़ दो, इन्हें दूसरा मौका दो। कुछ ने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। हवा में तनाव था। तब एसपी आरोही ने कहा, अगर गांव चाहे तो मैं इन दोनों के लिए सुधार का विशेष प्रावधान लागू कर सकती हूँ, यानी सजा की जगह सेवा। पूरा शिवपुर एक पल को चुप हो गया। फिर अचानक वही बूढ़ा किसान आगे आया। इन्हें सजा नहीं, मौका चाहिए, क्योंकि अगर दंड से इंसान बदलता तो दुनिया में सुधार हो ही चुका होता। और देखते ही देखते पूरा गांव एक स्वर में बोल उठा, हम इन्हें दूसरा मौका देते हैं। माया और सूर्यकांत की आंखों में वह चमक लौट आई जो कई महीनों पहले खो गई थी। एसपी आरोही ने सिर हिलाया, ठीक है, आज से तुम दोनों कानून के लिए नहीं, समाज के लिए काम करोगे। शिवपुर की सुरक्षा, विकास और लोगों का विश्वास अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस रात शिवपुर में पहली बार ऐसा महसूस हुआ मानो बदले की नहीं, परिवर्तन की हवा बही हो। अगले कुछ हफ्तों में माया और सूर्यकांत ने अपने आप को पूरी तरह गांव की सेवा में झोंक दिया। स्कूल की मरम्मत से लेकर अस्पताल की व्यवस्था तक, खेतों की सिंचाई से लेकर रात की सुरक्षा गश्त तक, दोनों ने दिन रात एक कर दिए। धीरे धीरे गांव के लोग उन्हें ठग नहीं, अपने रक्षक कहने लगे। और फिर एक शाम जब सूर्य ढल रहा था, दो छोटे बच्चे उनके पास आकर बोले, भैया दीदी, आप हमारे हीरो हो। वह शब्द हीरो उन्हें अंदर तक बदल गया। माया ने आकाश की ओर देखा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रही हो। तब सूर्यकांत ने कहा, हम ठग नहीं थे, हालात ने हमें ठग बनाया और अब हालात हमें इंसान बना रहे हैं। उसी रात दोनों ने एक मौन व्रत लिया। अब से उनका हर कदम रोशनी की ओर होगा। चाहे दुनिया बदले या ना बदले, वे खुद को कभी फिर अंधेरे में नहीं गिरने देंगे। शिवपुर की पगडंडियों पर उनके संघर्ष की छाप थी, उनकी वापसी की कहानी थी और उनका नया जीवन था, जहां ठगी नहीं, ठानना था, जहां डर नहीं, निडरता थी, जहां चोरी नहीं, चरित्र था। और आखिर में जब गांव के स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, माया ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, गलत चीजें जिंदगी में कभी रास्ता नहीं बनती, सिर्फ मोड़ बनाती है।
और मोड़ का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि सब खत्म हो गया। कभी कभी मोड़ का मतलब होता है अब से शुरुआत बेहतर होगी। और शिवपुर के लोग जानते थे माया और सूर्यकांत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वह तो बस अब शुरू हुई है। शिवपुर में बदली हवा स्थिर हो चुकी थी, पर इस शांति के नीचे एक हलचल धीरे धीरे पनप रही थी। एक ऐसी हलचल जिसे माया और सूर्यकांत अभी महसूस नहीं कर पा रहे थे। गांव में उनका नाम सम्मान से लिया जाने लगा था, बच्चे उन्हें अपने सपनों की मिसाल मानने लगे थे और बुजुर्ग उन्हें अपने घरों का सहारा। लेकिन हर उजाले के पीछे कहीं न कहीं एक अंधेरा इंतजार करता ही है। एक रात जब दोनों गांव के स्कूल से लौट रहे थे, अचानक दूर जंगल के पास हलचल सुनाई दी। अंधेरे में दो परछाइयां भागती हुई दिखी। वे वही बचे हुए सदस्य थे उस बड़े गैंग के जिन्हें पहले पकड़ा नहीं जा सका था। वे छिपकर वापस लौटे थे बदला लेने के लिए। यह बात माया और सूर्यकांत के दिल में कोई डर नहीं लाई, लेकिन जिम्मेदारी जरूर जगाई। अगले ही दिन गांव को सतर्क किया गया, पहरे बढ़ाए गए और दोनों ने रात की गश्त खुद लेना शुरू कर दिया। उन्हें अपने अतीत की हर छाया का सामना अब खुले सिर से करना था। पर इस गश्त के दौरान एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। एक छोटी लड़की 8 साल की रोते रोते गांव के बाहर मिली। वे जंगल से भागकर आई थी। वे उसी गैंग के जंगल से छूटी थी और उसने कहा, उन्होंने कहा है वह माया दीदी और सूर्यकांत भैया को नहीं छोड़ेंगे, उनकी नई जिंदगी उन्हें नहीं जीने देंगे। यह सुनकर दोनों का खून जम गया, लेकिन डरने की बजाय वह लड़की उनकी प्रतिबद्धता और मजबूत कर गई। अब पता था कि उनकी संघर्ष की असली अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। अगले ही दिन उन्होंने एसपी आरोही को सारी जानकारी दी और पहली बार सरकार ने माया और सूर्यकांत को आधिकारिक कम्युनिटी प्रोटेक्शन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। यह सिर्फ सम्मान नहीं था, यह विश्वास था कि उनका अतीत उनका भविष्य नहीं लिखेगा। फिर वह रात आई जिसने इस कहानी की आत्मा को जन्म दिया। गांव के बाहर पुराना पुल था, चारों तरफ घना अंधेरा और बीच में माया और सूर्यकांत दोनों तैयार खड़े थे। जंगल की तरफ से पत्तों की सरसराहट बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई आ रहा हो। ये पूरा तूफान। अचानक 10-12 हथियारबंद लोग बाहर निकले, वही गैंग। उनके लीडर ने, जो सालों से पुलिस की पकड़ से बचता आया था, गुर्राते हुए कहा, तुम जैसे गद्दारों की यही सजा है। नई जिंदगी नहीं, लेकिन उस रात माया और सूर्यकांत सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, वे शिवपुर के हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे थे। मुकाबला तेज था, खतरनाक था और दोनों कई बार घायल भी हुए, लेकिन इस बार वे भागे नहीं, डटे रहे। यह वही लोग थे जिन्होंने ठगी से शुरुआत की थी, पर अब नैतिकता पर खड़े थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, गैंग के लोग एक एक कर गिरते गए और आखिर में सिर्फ उनका लीडर बचा। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माया ने उसकी राह रोक दी। सूर्यकांत ने घायल होते हुए भी उसकी बंदूक छीन ली। वह आदमी चिल्लाया, क्यों बदल गए तुम दोनों? ठग कभी इंसान नहीं बन सकता। सूर्यकांत ने धीमी आवाज में पर ऐसी दृढ़ता से कहा कि उसका हर शब्द अंधेरे को चीर गया। ठग पैदा नहीं होते, हालात बनाते हैं, और इंसान भी हालात से ऊपर उठना सीख सकता है। वह गिर गया और पुलिस टीम तुरंत पहुंच गई। वर्षों पुराना गिरोह खत्म हो चुका था। रात खत्म होते होते माया और सूर्यकांत की आंखों से न खून था न डर, सिर्फ शांति बह रही थी, पहली बार की असली शांति। सुबह जब गांव जागा, दोनों खेतों के रास्ते से लौटते दिखे। लोग दौड़कर आए, आप दोनों ठीक है ना? पर दोनों सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा कल रात पूरी हो चुकी थी। उसी दिन गांव ने निर्णय लिया कि नए सामुदायिक केंद्र का नाम साहस केंद्र माया एवं सूर्यकांत रखा जाएगा। बच्चे वहां जाकर सीखेंगे कि गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती में टूट जाने वाला बुरा होता है। कहानी के बिल्कुल अंत में दयानंद बाबा ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहा, जो जीवन ठगी से शुरू हुआ था वह सेवा पर खत्म हुआ। तुम्हारी कहानी दूसरों को गिरने नहीं देगी।
माया ने मुस्कुराकर गांव के बच्चों को देखा और सोचा, शायद अच्छे इंसान बनने की यही सबसे बड़ी जीत होती है कि दुनिया तुम्हारी कहानी से अपना रास्ता ढूंढ ले। और इस तरह दो ठगों की कहानी खत्म नहीं हुई, वह तो अमर हो गई, क्योंकि उसने साबित कर दिया अतीत इंसान को रोकता है, पर इंसान चाहे तो अपनी मंजिल बदल सकता है।